हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणितम एकेडमी। कैसे हैं सभी? चलिए, तो आज का हमारा जो सेशन है वो कौन सा वाला है? पार्ट 5 होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम राजस्थान सेट की जो एग्जाम आने वाली है 26 में, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एग्जाम हमारी सितंबर में होने वाली है और अभी हम क्या है 2012 का पेपर कर रहे हैं। ठीक है, सेट की एग्जाम 2012 में हुई है, उसके बाद 23-24 में भी हुई है, तो उनके पेपर भी हम आराम से सोल्व करेंगे। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। पार्ट 5 है, इससे पहले के पार्ट अपलोडेड हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपको जितनी भी हमारे चैनल पर क्लासेस हो रही हैं, सभी की पीडीएफ और इसके अलावा भी आपके एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस, पीवाईक्यू, नोटिफिकेशन, सभी की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, वहां जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन, एफ जेड इक्वल, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 19 है, तो प्रीवियस 18 क्वेश्चन हमारे प्रीवियस पार्ट में हो चुके हैं, तो आप चाहें तो वहां जाकर देख लीजिए। इफ एफ जेड बराबर क्या दिया है, u प्लस आई भी दिया है, और वैल्यू क्या है एफ जेड की, रूट के अंदर मॉडुलस ऑफ एक्स वाई है एट ओरिजिन पर, यानी 0 0 पर हमें बताना है कि फंक्शन क्या कर रहा है। 0 0 पर ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है ये डज नॉट एग्जिस्ट है, या फिर ये पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी कर रहे हैं पर सीआर इक्वेशन यानी कौशी-रीमान इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, या फिर कौशी-रीमान इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है बट फंक्शन एनालिटिक नहीं है, या फिर फंक्शन एनालिटिक है। तो इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें बताना है। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले फंक्शन लिख लेते हैं। एफ जेड क्या दिया है हमें, रूट मॉडुलस ऑफ एक्स वाई, और ये किसके बराबर है, u प्लस आई वी के बराबर है, जहां पर u हमारा रियल पार्ट है जो कि है रूट मॉडुलस ऑफ एक्स वाई, और v हमारा इमेजिनरी पार्ट है जो कि हमारा 0, मतलब आयोटा वाला कोई टर्म तो है ही नहीं। तो अगर v ही 0 है तो v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x भी 0 होगा, v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी 0 होगा। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि इसके पार्शियल डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर कह रहा है कि यू एक्स वी एक्स यू वाई वी वाई ऑल डू नॉट एग्जिस्ट। तो ये तो इन दो से ही गलत हो गया है, क्योंकि जब दो तो एग्जिस्ट करे ना, बाकी भले ही हमने ना देखे हो, पर ये तो ऑल की बोल रहा है कि कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट हमारा एग्जिस्ट कर गया है। तो अब हम वी एक्स और वी वाई की बात भी कर लेते हैं। तो वी एक्स सॉरी यू एक्स है ना, यू एक्स कैसे निकालेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 सॉरी h टेंडिंग टू 0 0 0 पर निकालना है। तो u h कोमा 0 माइनस u 0 0 अपॉन h, ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है। फॉर्मूला तो आपको याद होगा, रियल एनालिसिस का फॉर्मूला है। तो देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, ध्यान से देखेंगे ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, तो मैं y की वैल्यू जैसे ही 0 रखूंगी मेरा फंक्शन 0 हो जाएगा, यहाँ x भी 0 y भी 0, तो फंक्शन फिर से 0 हो जाएगा, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो कितना आया है, 0 आया है। सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा लिमिट k टेंडिंग टू 0 u 0 कोमा k माइनस u 0 0, ठीक है, अपॉन k आएगा। तो अगेन बात वही है, ये भी पार्शियल डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी हमें पता चला है कि यू एक्स भी 0 आया है, यू वाई भी 0 आया है, वी एक्स भी 0 आया है, और वी वाई भी 0 आया है। तो मैंने ऐसे उल्टा क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि सीआर इक्वेशन की बात हो रही है अगले ऑप्शन में। तो सीआर यानी कौशी-रीमान इक्वेशन कहते हैं, यू एक्स बराबर होना चाहिए वी वाई के, और यू वाई बराबर होना चाहिए माइनस वी एक्स। तो हम बोलेंगे कि कौशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहां से देखेंगे अगर आप ध्यान से, तो यू एक्स बराबर है वी वाई के और यू वाई बराबर है माइनस वी एक्स के, मतलब सीआर इक्वेशन होल्ड, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड कह रहा है कि सीआर इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाई, वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन थर्ड कह रहा है कि सीआर इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रही है बट फंक्शन एनालिटिक नहीं है, और 4 का कहना है कि फंक्शन एनालिटिक है। तो अब हमें एनालिटिसिटी चेक करनी पड़ेगी फंक्शन की। देखिए सीआर इक्वेशन हमारी होल्ड हो रही है, यहाँ से देखिए वैसे भी सीआर इक्वेशन होल्ड हो रही है, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं 0 0 पर, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक कर सकते हैं।
ठीक है, हम क्या है डिफरेंशिएबिलिटी ओरिजिन पर इसकी चेक कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट एफ डैश 0 निकालते हैं, ओरिजिन पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा लिमिट z टेंडिंग टू 0 एफ जेड माइनस एफ 0 अपॉन z माइनस 0। ये मैंने डिफरेंशिएबिलिटी देखी है एट ओरिजिन पर। क्योंकि अगर डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि एनालिटिक भी हो जाएगा। तो जेड वाई को हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएबल के साथ एनालिटिक इसलिए हो पाएगा क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। इन जनरल ऐसा नहीं है कि हम बोल देंगे कि जो जो डिफरेंशिएबल है सब एनालिटिक है, ऐसा नहीं है। और z की वैल्यू x प्लस आयोटा y है। तो अब मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पढ़ा है, आखिरकार आपको पता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, सीक्वेंस सब फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में जाते हैं। तो मैं एक पाथ लेती हूँ y बराबर mx वाला पाथ है ना। आप वैसे भी ये देखकर आप समझ ही गए होंगे, इससे आगे तो करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये कितना हो जाएगा mx स्क्वायर का मॉड्यूलस, और नीचे हो जाएगा x प्लस आयोटा mx। अब यहां से आप देख लो, यहां से क्या होगा मेरा, यहीं पर करती हूँ मैं। ये रूट के अंदर x स्क्वायर है तो एक x बाहर आ जाएगा, तो मेरा क्या बचेगा, रूट मॉड्यूलस m बचेगा। यहाँ से x और x बाहर आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा m बचेगा। तो x से x कैंसिल हो गया है ना, लिमिट यहाँ पर लगेगी बिल्कुल, x से x हमारा कैंसिल हो गया है। तो अब मेरी लिमिट किस पे डिपेंड कर गई है, पाथ पे डिपेंड कर गई है। अगर हमारी लिमिट डिपेंड्स कर जाती है m पर, यानी कि पाथ पर डिपेंड कर जाती है, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो ये फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबल मतलब फंक्शन नॉट एनालिटिक एट ओरिजिन। फंक्शन ओरिजिन पर हमारा एनालिटिक है ही नहीं। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि हाँ कोशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है बट फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ऑप्शन 4 भी गलत। समझ पाएंगे सब लोग, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। मुझे अभी स्टार्टिंग ही है तो मैं चाहती हूँ कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिले। अगर आपको कुछ और करेक्शन की भी जरूरत है तो भी यू कैन फील फ्री टू कमेंट, ओके। ये वाला क्वेश्चन करते हैं अगला। क्वेश्चन क्या है अगला, फॉर द फंक्शन एफ जेड इक्वल ई की पावर जेड जेड स्क्वायर साइन एफ जेड, जहां एम क्या है, एक नेचुरल नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करके देखा है बट इसके 2 ऑप्शन सही और 2 ऑप्शन गलत है, मतलब ये एमएसक्यू टाइप का बना है, जबकि हमारे सेट एग्जाम में तो नहीं आता है। और मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश भी करी, पेपर 2012 का है तो मुझे इतनी डिटेल्स इसके बारे में नहीं मिल पाई। तो मेरे अकॉर्डिंग इसके 2 आंसर सही है, आप भी ट्राई कर लीजिएगा। और अगर आपको किसी को आंसर की मिलती है जिसमें ये डिलीटेड है कि किस तरीके का है क्वेश्चन, क्योंकि डिलीट भी होते हैं क्वेश्चन आपको पता है, तो और अगर मल्टीपल करेक्ट है तो भी ऑप्शन आंसर की में दिया जाता है। तो आप मुझे प्लीज कमेंट कर दीजिएगा जैसा भी आपको लगे, ठीक है। अगर किसी को ऑफिशियल आंसर की भी मिलती है, क्योंकि ये पेपर 2012 का है, काफी पुराना था, इसलिए मुझे मैं फाइंड आउट नहीं कर पाई। तो हम अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। फंक्शन हमें दिया है एफ जेड बराबर ई की पावर जेड जेड स्क्वायर साइन एफ जेड। अब फंक्शन के बारे में पूछा है, पहला ऑप्शन है कि z बराबर एन पाई अपॉन एम, एक सिंपल पोल है, z बराबर 0 डबल पोल है, z बराबर इंफिनिटी इज अ नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, गलत स्टेटमेंट पूछा है ना, और z बराबर 0 इज अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन के बारे में, है ना। तो अगर मैं सिंगुलरिटी के लिए मैं डिवाइड वाले को 0 रखती हूँ तो साइन एम जेड बराबर अगर मैं 0 रखती हूँ, पहली कंडीशन तो ये हम ले रहे हैं, तो मेरा साइन 0 कहाँ कहाँ होता है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, सॉरी इंटीजर मल्टीपल पे ऑफ पाई, जहां पर एन कहाँ बिलोंग करता है, इंटीजर में बिलोंग करता है। तो यहाँ से एम जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, एन पाई हो जाएगी। तो मुझे पता चला है जेड बराबर एन पाई अपॉन एम। ये क्या है मेरा, ये मेरे पोल्स बन रहे हैं। और पोल्स भी कैसे बन रहे हैं, सब एक एक ऑर्डर के बनेंगे, सारे क्या है सिंपल पोल हैं, सारे क्या बन रहे हैं मेरे, सिंपल पोल बन रहे हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो मेरा 1 है ये सही है, ये एज ए स्टेटमेंट सही है, बट आंसर ये हमारा नहीं होगा क्योंकि हमें तो गलत स्टेटमेंट लेने हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, गलत स्टेटमेंट लेने हैं। अब ऑप्शन नंबर 2 और 4 के बारे में बात कर लेते हैं, जहां z बराबर 0 पर बात हो रही है।
तो देखिए एफ जेड हमारा क्या है, e की पावर z अपॉन जेड स्क्वायर साइन क्या है, एम जेड है ना, एम जेड, यस, साइन एम जेड। तो देखिए मैं सिंगुलैरिटी निकालने के लिए क्या करूंगी, e की पावर z अपॉन जेड स्क्वायर एज इट इज, मैं साइन की सीरीज ओपन कर देती हूँ डिवाइड में। वो क्या होगा, z माइनस एम क्यूब जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एम की पावर 5 जेड की पावर 5 एम जेड आना चाहिए ना, अपॉन 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। मैंने ऐसा क्यों करा है देखेंगे, e की पावर z एज इट इज, यहां से z कॉमन निकल सकता है ना, तो ये आ जाएगा z क्यूब एम माइनस एम क्यूब जेड स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन चलती रहेगी सीरीज। तो यहाँ पर मुझे पता चला है कि मेरे पास 1 अपॉन जेड की पावर 3 इंटू 5z जैसा कुछ है, जहां पर ये पोल बन रहा है। तो यहाँ से मुझे z बराबर 0 कितने ऑर्डर का पोल मिल रहा है, 3 ऑर्डर का पोल मिल रहा है। कितने ऑर्डर का पोल मिल रहा है, 3 ऑर्डर का पोल मिल रहा है। तो यहाँ से जो मेरा ऑप्शन ये है 2 वो गलत हो जाता है, और ऑप्शन 4 है वो भी गलत हो जाता है, मतलब ये दोनों फॉल्स स्टेटमेंट है। तो अगर ये दोनों ही फॉल्स स्टेटमेंट है तो हमें फॉल्स स्टेटमेंट ही तो ढूंढना है, तो फिर तो दोनों ही मेरे आंसर होने चाहिए। ये यहीं पर मुझे कंफ्यूजन है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या है, मेरा ट्रिपल पोल बन रहा है। अब ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, वो ऑप्शन गलत है हमारा कि z बराबर इंफिनिटी नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी है, क्योंकि देखिए z बराबर इंफिनिटी क्या है, हमारी आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी है। अगर हम z बराबर इंफिनिटी पर बिहेवियर देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हमारे जो पोल्स है, हमारे पोल्स क्या निकल के आए हैं, सिंपल पोल्स आपने देखे हैं ना, कौन से निकल के आए हैं, n पाई अपॉन m, जहां n काइंड में बिलोंग कर रहा है, इंटीजर में से बिलोंग कर रहा है। तो अगर मैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लेती हूँ, है ना, n टेंडिंग टू इंफिनिटी ये लेती हूँ मैं n पाई अपॉन m, तो ये मेरा इंफिनिटी बनेगा। मतलब यहां से क्या बना है, z बराबर इंफिनिटी इज लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स, और लिमिट पॉइंट्स ऑफ पोल्स तो क्या होता है हमारा, नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। क्या होती है, नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होती है, इसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। तो यही तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 4 कह रहा है कि तो ये हमारा सही बात है, और सही बात होने की वजह से ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, 2 स्टेटमेंट हमें गलत दिख रहे हैं, डबल पोल और रिमूवेबल सिंगुलरिटी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, हमने एक एक ऑप्शन पर बात कर ली है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन अगला, द लोरेंट एक्सपांशन ऑफ दिस फंक्शन वेरिड इन द रीजन। आई थिंक कल के सेशन में भी और परसों के सेशन में भी हमने लोरेंट सीरीज के क्वेश्चन करे हैं और टेलर के भी करे हैं, मतलब ये सीरीज तो फेवरेट ही थी इस पेपर में, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं 12 वाले पेपर में, और अभी तो हम 21 वाले क्वेश्चन पर ही हैं। अभी आई थिंक 75 क्वेश्चन है इस पेपर में, और एक और पेपर 3 है, उसमें भी इसके समथिंग कुछ क्वेश्चन है। एफ जेड इज जेड अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 3, रीजन लिख लेते हैं, रीजन है 0 लेस देन मोर देन -1 लेस देन 2। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं, जो कि हमेशा से आप ही की जिम्मेदारी रही है पार्शियल फ्रैक्शन करना, तो ये अभी भी आप ही की जिम्मेदारी है कि पार्शियल फ्रैक्शन आप करें। 1/2 जेड माइनस 1 प्लस 3/2 जेड माइनस 3, ये हमारे क्या हो गए हैं, पार्शियल फ्रैक्शन हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसका लोरेंट सीरीज एक्सपांशन ओपन करना है। तो देखिए z माइनस 1 2 से छोटा है, तो इस वाली सीरीज में तो हमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो सही है हमारी, हमें चेंजेस करने हैं इसमें। तो ध्यान से देखिए, मैं 3/2 जो z माइनस 3 है, इसको ऐसा लिख लो z माइनस 1 माइनस 2, बिल्कुल लिख सकती हूँ, कर्ली ब्रैकेट बना के लिखते हैं ताकि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगा सके, ये ठीक है। अब मैं ये वाली टर्म है, इसमें बड़ा कौन है, 2 बड़ा है, तो हमारा रूल क्या होता है, जो बड़ा है उसको साइन के साथ बाहर निकालते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 माइनस 2 अपॉन जेड माइनस 1, पहले टर्म को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3/2 है, तो मैं -2 को बाहर निकालूंगी, तो ये कितना हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 1 माइनस जेड माइनस 1/2, ये मेरा बचेगा। तो अब होगा माइनस का 1/2 जेड माइनस 1 माइनस का 3/4, और हमें मिलेगा 1 माइनस, इस तरीके से लिखते हैं
z माइनस 1/2 का इनवर्स। तो अब हम इसकी सीरीज ओपन कर लेंगे, माइनस का 1/2 z माइनस 1 माइनस का 3/4 समेशन z माइनस 1/2 की पावर n, ये मुझे मिला है। तो देखते हैं क्या ये किसी ऑप्शन में मैच हो रहा है, क्या हो रहा होगा तो ठीक है, अदरवाइज इसको और सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे आगे भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, मतलब दो जगह माइनस है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, इन दोनों में ठीक है। और यहाँ z माइनस 1 होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन 3 हमारा एग्जैक्ट बैठ रहा है, ठीक है। ऑप्शन 3 हमारा क्या है, एक्यूरेट करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑल करेक्ट में एक सेकंड चेक कर लेते हैं, यस सभी करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे, है ना। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ 0 से 2 पाई एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा माइनस आयोटा थीटा टू थीटा। लिखा ऐसा है कि देखकर ही टेबल से खड़े हो जाएंगे कि क्या लिख दिया है। 0 से 2 पाई एक्सपोनेंशियल मतलब ई, है ना, एक्सपोनेंशियल मतलब ई, तो ई की पावर आई थीटा है और माइनस में आई थीटा है और फिर डी थीटा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सुधारेंगे। 0 से 2 पाई एज इट इज, ई की पावर आई थीटा तो ठीक है ना, हमारे पास रूल है ना, ई की पावर ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ई की पावर ए ई की पावर बी हो जाएगा। तो ये ई की पावर माइनस आई थीटा अलग और डी थीटा फिर दोनों के साथ में, ये हमने बना लिया है। अब हमारा इंटीग्रेशन कुछ ऐसा है कि हाँ हम इस पे कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। एक थोड़ा सा और कर लेते हैं, हम क्या करते हैं 0 से 2 पाई कर लेते हैं, ई की पावर आई थीटा, और ये जो नेगेटिव में पावर है ना इसको डिवाइड में भेज देते हैं। अब और अच्छा दिख रहा है, ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम थीटा से स्विच करेंगे z पर, हम पुट करेंगे z बराबर ई की पावर आई थीटा। तो पहले लिमिट देख लेते हैं, लिमिट 0 से 2 पाई है, मतलब हम क्या है पूरा का पूरा सर्कल कवर कर रहे हैं, यूनिट सर्कल, ठीक है। तो लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, z की क्या हो जाएगी, अच्छा चलिए थीटा की लिमिट रहने देते हैं, फिर बाद में चेंज करेंगे। अगर z बराबर ई की पावर आई थीटा है तो डी थीटा क्या होगा, ई की पावर आई थीटा आई डी थीटा होगा, है ना, ये हमारा हो जाएगा। तो अगर सिर्फ डी थीटा की वैल्यू मुझे अगर निकालनी हो तो वो क्या बनेगा, पहले इसको ध्यान से देखिए, ये होगा आई जेड डी थीटा, है ना, मैंने ई की पावर आई थीटा की जगह जेड रख दिया है, तो ये होगा डी जेड अपॉन आई जेड। ये इतनी सारी वैल्यू उठाकर मैं क्या करूंगी, इंटीग्रेशन में रख दूंगी। इंटीग्रेशन की लिमिट अभी हम रहने देते हैं, लिमिट हम बाद में निकाल लेंगे, यूनिट सर्कल है मतलब हमारा कुल मिलाकर, तो मैं मोड जेड बराबर 1 लिख देती हूँ। तो ये मेरी लिमिट है, और इंटीग्रेशन क्या क्या बनेगा, 0 से 2 पाई तो लिख दिया है मैंने, ई की पावर आई थीटा। तो अब ये क्या बनेगा, ई की पावर आई थीटा, तो जेड बन गया है। नीचे मेरे पास क्या है, नीचे है ई की पावर आई थीटा, मतलब ये क्या है, फिर से जेड है, और ये है डी जेड और आई जेड, डी थीटा की जगह रख दिया मैंने। तो मेरा इंटीग्रेशन बना है, इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से है, 1 अपॉन आयोटा बाहर, इंटीग्रेशन ओवर सी ई की पावर जेड अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड है। तो अब ये जो इंटीग्रेशन बना है 1 अपॉन आयोटा इंटीग्रेशन ई की पावर जेड अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड, ये मेरा क्या बन जाएगा। अब मैं यहाँ पर कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगा दूंगी, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन आयोटा तो ऐसा ही रहेगा, 2 पाई आयोटा, और क्या आ जाएगा मेरा, ये दो ऑर्डर का। अब ध्यान से देखिए, z बराबर 0 मेरा क्या है, पोल है, वो भी ऑर्डर 2 का, डबल पोल है। तो जब डबल पोल होता है तो मेरा 5z, मतलब जो सिंगुलैरिटी के अलावा फंक्शन बचता है ना उसको हम लिखते हैं 5z, और डबल ऑर्डर का पोल होता है तो हमारी जो रेसिड्यू आता है वो आता है 5 का डबल डेरिवेटिव किस पर, 0 पर अपॉन में, सॉरी 5 का सिंगल डेरिवेटिव अपॉन में 1 का फैक्टोरियल ये आता है। तो 5 का डेरिवेटिव कितना आएगा, e की पावर z आएगा, फिर इसकी वैल्यू में 0 पर निकालूंगी तो कितना आएगा, e की पावर 0 यानी 1 आएगा। तो कुल मिलाकर मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पर मिलेगा 2 पाई आयोटा, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, और एक आयोटा अब नीचे बचा हुआ है, आयोटा से आयोटा कैंसिल होकर हमारा आंसर आ जाएगा 2 पाई। कितना आ जाएगा, 2 पाई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 पाई। देखते हैं कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी, हाँ ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन ना पीवाईक्यू है दूसरी एग्जाम्स का भी, हमारे जो मास्टर्स में शायद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पेपर होता है
अब उधर होता है कि नहीं होता, इधर होता है। उधर से मेरा मतलब राजस्थान, इधर से मेरा मतलब मध्य प्रदेश है ना, मैं मध्य प्रदेश से हूँ इसलिए। तो एमपी में तो होता है, राजस्थान का मुझे आइडिया नहीं है। तो वहां पर ये क्वेश्चन काफी अच्छा होता है, हमने इसको पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं और ये क्वेश्चन 3-4 नंबर में पूछा जाता है हमारे वहां, इसलिए मुझे इसका आंसर अच्छे से याद है। आई थिंक ये गेट की एग्जाम का भी पीवाईक्यू है। तो ये इसका आंसर 2 पाई है। किसी को कोई डाउट नहीं, करने का और भी तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका, बट मैंने क्लासिकल तरीके से बताया है। एंड हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ z बराबर a is an isolated singularity of this function and if a modulus of fz is bounded in some deleted neighborhood of z बराबर a, तो z बराबर a क्या है? रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, इसेंशियल सिंगुलरिटी है, पोल है या ब्रांच पॉइंट है। तो z बराबर a आइसोलेटेड तो है, वैसे भी आइसोलेटेड लिखने का क्या ही फायदा हुआ, क्योंकि ऑप्शन में जो तीनों पॉइंट दिए हैं तीनों ही आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की तो टाइप है, रिमूवेबल, पोल और इसेंशियल, तीनों ही आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के टाइप ही होते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा रीमान थ्योरम का, है ना, या फिर मैं ऐसा कहूं कि डेफिनेशन ऑफ रिमूवेबल सिंगुलरिटी, है ना, ये भी हम बोल सकते हैं, या फिर डेफिनेशन ऑफ रिमूवेबल सिंगुलरिटी हम करते हैं ये, क्योंकि रिमूवेबल सिंगुलरिटी के लिए कुछ 2-3 अलग से क्राइटेरिया होते हैं और ये एक इसको कहा जाता है रीमान थ्योरम। रीमान थ्योरम स्पेलिंग का, और मेरा थोड़ा 19-20 जैसा कुछ है, मेरी स्पेलिंग 99% गलती होती है इसलिए। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि इफ एफजेड एनालिटिक, अरे स्पेलिंग हाँ यहाँ के तो सामने ही लिखी है ना सब, एनालिटिक इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ, डिलीटेड नेबरहुड समझते ना, डिलीटेड नेबरहुड का मतलब होता है कि ये मान लीजिए कि ये नेबरहुड है जेड का, ए का, है ना, तो डिलीटेड मतलब इतना बड़ा सा होल करके इसी को खींच के बाहर निकाल लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं पंचर नेबरहुड, जैसे पंचर कर देते ना उस जगह से ए को ही खींच कर बाहर निकाल लेते, बाकी सारा रीजन रहने देते, पंचर नेबरहुड। तो ये डिलीटेड नेबरहुड किसी भी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का ऑफ एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड होना जरूरी है ना, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एंड मॉडुलस ऑफ एफजेड बाउंडेड है इन दैट नेबरहुड। तो इसका मतलब ये है कि वो सिंगुलरिटी कैसी है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। कैसी सिंगुलरिटी है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। ये हमारा स्टेटमेंट होता है रीमान थ्योरम का। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो आई थिंक यस दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। अ वेरी वेरी थैंक यू फॉर योर अटेंशन। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरह हमारे सेशन जारी रहेंगे। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो या कुछ भी आप कमेंट सजेशन देना चाहते तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज डू शेयर एंड शो योर सपोर्ट। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल।